दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। असुरकुल और मायानगर शहर। वरिष्ठ पिनाक, धन्यवाद। आपने हमेशा एक अच्छे मास्टर, एक मार्गदर्शक और मेरे पिता के जैसे हर मुश्किल में मेरी मदद की। आपने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। वादा करता हूं कि अगर कभी मुझे इतनी क्षमता प्राप्त हुई कि मैं मृत को वापस जिंदा कर सकूं, तो आपको सबसे पहले जीवित करूंगा। आपने मुझे बचाकर मुझ पर जो ऋण किया है, उससे शायद मैं कभी भी मुक्त ना हो पाऊं। लेकिन आज से मेरा यह जीवन आपको समर्पित है। जब तक जिंदा हूं, आपको वापस जीवित करने की हर संभव कोशिश करूंगा और ध्यान रखूंगा कि आपके दिए इस अनमोल जीवन को कभी समाप्त न होने दूं। बड़े भारी मन के साथ आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से वादा किया। कुछ देर तक वरिष्ठ पिनाक के बारे में सोचने के बाद आकर्ष ने अपने आप को शांत किया और फिर आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगा। यह जगह निनतल में थी, पर उसे यह पता नहीं था कि वह इस समय है कहां पर। इसी बीच आकर्ष का ध्यान आव्या पर गया। वह अभी भी यज्ञा की गोद में सोई हुई थी। आव्या लगभग 10 वर्ष की होने को आई थी। इतने समय में यह पहली बार था जब आकर्ष इतने करीब से अपनी बेटी को देख रहा था। अपने आप ही उसके हाथ आगे बढ़े और उसने बड़ी ही सावधानी के साथ आव्या को अपने हाथों में उठा लिया। अपनी बेटी को देखकर एक क्षण के लिए तो आकर्ष की आंखें नम हो गई थी। उसके मन में कई सारे भाव एक साथ उमड़ आए थे। माफ करना आकर्ष, मैं तुम्हारे इस कीमती पल को रोक रही हूं। लेकिन इस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि एक स्थान पर ज्यादा देर रुके। मैंने सुना था कि निन्नतल में असुर आ चुके हैं। उनकी ताकत के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। बेहतर यही रहेगा कि हम पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चलें। यज्ञा ने अपने स्वर में थोड़ी गंभीरता लाते हुए आकर्ष से कहा। अपनी बेटी से मिलते हुए उसका बीच में बोलना आकर्ष को पसंद तो नहीं आया था, लेकिन वह उसकी बात से भी सहमत था। वाकई इस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह एक जगह पर ज्यादा देर रुक पाए। आकर्ष, मैंने यज्ञा से सुना था कि आपका परिवार नील महल में रहता है। हमें वहां पर चलना चाहिए। दिया ने ध्यान से आसपास के वातावरण को देखने के बाद आकर्ष से कहा। दिया की बात सुनकर आकर्ष ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और आसपास के क्षेत्र को देखने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक अलग क्षेत्र नजर आया, जो आसपास के वातावरण से बिल्कुल अलग था। सामने की तरफ कुछ है, वहां पर चलकर देखते हैं, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। आकर्ष ने दिया व यज्ञा से कहा और फिर अपनी तेज रफ्तार के साथ उस जगह की तरफ बढ़ने लगा। दूर से देखने पर वह किसी गांव के जैसा लग रहा था, पर जब वह वहां पर पहुंचे तो वहां की हालत देखकर दिया व यज्ञा दोनों का दिल बैठ गया। यह एक गांव तो था, मगर गांव में एक भी जिंदा इंसान नहीं था। गांव के मुख्य द्वार पर लगभग 50 लोगों के शरीर लटक रहे थे, जिनके आंतरिक अंग उनके पेट से बाहर निकले हुए थे। उनके शरीर की हालत देखकर ही साफ नजर आ रहा था कि उन्हें मारने से पहले काफी ज्यादा तड़पाया होगा। कईयों के शरीर पर तो नाखूनों के गहरे निशान भी बने हुए थे। कईयों की आंखें गायब थी। कुछ के शरीर से खून पूरी तरह से निकाल लिया गया था। कुल मिलाकर कहें तो सभी इंसानों के शरीर की हालत ऐसी थी कि कोई भी देखकर बता सकता था कि यह किसी मानव का काम तो नहीं होगा। दिया और यज्ञा तो उन शरीरों को देखकर ही इतनी ज्यादा डर गई थी कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आकर्ष, उसे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा था। कई बार ऐसा हुआ था जब उसने खुद कुछ दुश्मनों को इससे भी बुरी मौत दी थी।
इस प्रकार का दृश्य उसके लिए सामान्य था। जब वो उन शरीरों के करीब गया तब उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह असुरों का ही काम है, क्योंकि उसे वहां से बहुत ही गहरी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी जो किसी इंसान से तो निकलना असंभव थी। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। नील महल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। शरीरों का निरीक्षण करने के बाद आकर्ष ने दिया व यज्ञा से कहा और फिर उनके साथ नील महल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब उसने नील महल के क्षेत्र में प्रवेश किया तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। जहां पर नील महल हुआ करता था अब वह जगह मिट्टी से भरी हुई थी। नील महल हमेशा हवा में उड़ता रहता था और उसके नीचे का जो क्षेत्र था वहां पर एक बहुत बड़ी झील थी। लेकिन अब वो झील सूख चुकी थी और वहां पर मिट्टी से पूरी जगह को समतल कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा शहर भी बनकर तैयार हो चुका था। जहां तक मुझे याद है तो पहले यहां पर नील महल हुआ करता था। इतनी जल्दी यहां पर इंसानों के लिए तो इतने बड़े शहर का निर्माण करना संभव ही नहीं है। जरूर यह असुरों का ही काम होगा, यज्ञा ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर हम रेवती माँ और बाकी सबका पता कैसे लगाएंगे? दिया ने चिंतित स्वर में पूछा। इसके लिए हमें शहर के भीतर प्रवेश करना होगा। लेकिन अभी अगर हम अपने इस रूप में अंदर गए तो हमें तुरंत पहचान लिया जाएगा। शहर में सारे नागरिक इंसानी रूप में घूम रहे हैं, लेकिन उनके शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है वह इंसानों की नहीं है। निश्चित रूप से यह सारे असुर ही है जो रूप बदलकर घूम रहे हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। जहां तक आकर्ष को समझ में आ रहा था तो निश्चित रूप से इस शहर को किसी बड़े व्यक्ति या फिर कहे तो असुर के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। इस प्रकार के असुर की ताकत शैल मंडल में काफी आगे होनी चाहिए थी। अब क्योंकि उसके पास से शक्ति स्तंभ जा चुका था तो उसी के साथ उसकी तलवार और शक्ति दंड भी चला गया था। कुल मिलाकर कहें तो अभी आकर्ष की ताकत इतनी गिर चुकी थी कि अब अगर वो विश्वजीत के साथ मुकाबला करता तो उसे खत्म करने की बात तो बहुत दूर थी, उसे बराबर की टक्कर देना भी बहुत मुश्किल हो जाता। शहर में प्रवेश करने के लिए हमें बिल्कुल वही नकारात्मक ऊर्जा चाहिए होगी जो यहाँ के असुरों में है। थोड़ा सोचने के बाद आकर्ष ने अपने आप से कहा। अब क्योंकि यह शहर था तो निश्चित रूप से समय समय पर नागरिक अंदर बाहर जाते रहते थे। आकर्ष शहर से थोड़ी दूरी पर छुपकर शिकार का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद उसे एक असुर नजर आया जो मानव रूप में था। उस असुर की ताकत शैल मंडल के चौथे स्तर में थी। जैसे ही आकर्ष उसके सामने प्रकट हुआ वह बुरी तरह से डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्या ऐसा संभव था? आकर्ष उस पर एक परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने उसे तुरंत खत्म नहीं किया। उसने बस उसे पकड़ा और फिर अपने सैंधव अस्त्र का उस पर प्रयोग किया। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते ही सैंधव अस्त्र ने उस असुर पर प्रहार कर दिया और कुछ ही क्षणों में उसकी आत्मा को अवशोषित करके असुर को हमेशा हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सुला दिया। तुमने तो इसे मार दिया। अब हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगी? यज्ञा ने पूछा। अभी जानकारी हासिल करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम शहर में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। क्या मतलब? यज्ञा ने उलझन भरे स्वर में पूछा। उसे समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर एक मरे हुए असुर के शरीर के साथ आकर्ष कैसे शहर के भीतर प्रवेश कर सकता था। पर फिर अगले ही पल उसने जो देखा उसे देखकर उसके पांव तले जमीन फिसल गई। उसने देखा कि आकर्ष के चारों तरफ एक काले घेरे का निर्माण हो गया है जो उस असुर के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर धीरे धीरे आकर्ष के शरीर में भेज रहा है।
आकर्ष न सिर्फ उसके चक्रमूल को अवशोषित कर रहा था बल्कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में एक जगह भी दे रहा था ताकि देखने से ऐसा ही लगे कि वह भी एक असुर ही है। असल में जो शहर उसके सामने था उसमें संभावना थी कि शैल मंडल के 7वें 8वें या 9वें स्तर के असुर भी वहां पर मौजूद हो। आकर्ष के पास भले ही सूर्य ऊर्जा थी लेकिन मूल रूप से उसका ऊर्जा स्तर शैल के 6ठे स्तर में था। तो अगर 7वें 8वें या 9वें स्तर के असुर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसको देखते तो वह तुरंत पहचान लेते कि वह असुर नहीं है। जब आकर्ष के शरीर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगी तो सूर्य ऊर्जा उसे रोकने लगी। इससे आकर्ष को यह समझ में आ चुका था कि जब तक उसके शरीर में सूर्य ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में नहीं रख सकता। इसलिए उसने अपने नाखूनों में नकारात्मक ऊर्जा को छुपा दिया। लेकिन यह भी ज्यादा उपयोगी नहीं थी क्योंकि यह ऊर्जा उसके शरीर में सिर्फ 1 महीने ही रहने वाली थी। उसके बाद उसे फिर से नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करने की जरूरत पड़ने वाली थी। अभी हमें कुछ और असुरों को ढूंढना होगा ताकि तुम तीनों के शरीर में भी नकारात्मक ऊर्जा को छुपा सके। फिर हम शहर में प्रवेश कर सकते हैं, आकर्ष ने दिया व यज्ञा की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो फिर से एक नए शिकार की तलाश में वहां पर छुप गया। अब की बार उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में उसका सामना कई सारे असुरों से हो गया। जरूरत के हिसाब से उसने सारे असुरों को खत्म कर दिया और उनकी ऊर्जा को अपने साथियों के शरीर में छुपा दिया। इस छोटे से समूह में एक ऐसा असुर भी था जिसका ऊर्जा स्तर सिर्फ नवमंडल में था, लेकिन उसने कपड़े काफी अच्छे पहने हुए थे जो बता रहा था कि उसकी पहचान थोड़ी विशेष थी। इसलिए आकर्ष ने उसे खत्म करने से पहले जबरदस्ती उसके आत्ममंडल में झांककर उसकी यादों को पढ़ना शुरू कर दिया। 3 से 4 मिनट के बाद आकर्ष को सारी जरूरी जानकारी हासिल हो चुकी थी। तो क्या पता चला? दिया और यज्ञा ने लगभग एक साथ एक ही समय पर पूछा। यह लोग सच में असुर ही है। इनका शरीर इंसानों के जैसा इसलिए है क्योंकि जब पिछला मानव दानव महायुद्ध हुआ था तो उसमें कुछ इंसान ऐसे थे जो इन असुरों के साथ असुर लोक में कैद हो गए थे। इन्होंने वहां की युद्ध कलाओं और नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करके अपने आप को असुर में बदलना शुरू कर दिया। बस इसी कारण से यह ना तो इंसान है और ना ही असुर। इंसान इनको नकार चुके हैं, असुर भी इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि असुरों की तुलना में यह काफी जल्दी संतान उत्पन्न कर सकते हैं तो असुर लोक में इन्होंने काफी जल्दी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जब असुर निम्नतल में आए तो उनमें यह लोग भी शामिल थे। अपनी जनसंख्या के आधार पर इन्होंने काफी जल्दी यहाँ पर शहर का निर्माण कर लिया। इनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अब बड़े असुर भी इनको दुश्मन नहीं बनाते हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। वैसे यहाँ पर उसे एक और जानकारी भी हासिल हुई थी। जो शहर उनके सामने था उसका नाम था मायानगर। इसको माया से बनाया गया था, लेकिन इसकी सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ पर बिल्कुल इंसानों के जैसे ही अलग अलग श्रेणियां बनाई हुई थी। यहाँ पर सबसे ताकतवर शहर के कुछ विभाग और महल थे जो पूरे शहर को नियंत्रित भी करते थे। पूरे शहर में शक्ति तंत्र 3 भागों में बंटा हुआ था। शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा था इस पूरे मानव और दानव के मिश्रण से बने परिवार का कुल प्रमुख। जो जानकारी उसे मिली थी उसके अनुसार यह कुल प्रमुख देव शून्य मंडल का योद्धा था। जब भी कोई योद्धा शैल मंडल के 9वें स्तर को पार करने लगता था तो उसे एरावती परीक्षाएं देनी होती थी। उसके बाद वो देव शून्य मंडल में प्रवेश कर लेता था, लेकिन इस दौरान उसे कुछ समय तक उच्चतल में रहने का मौका मिलता था। पर यह इतना आसान भी नहीं था।
यहाँ पर रहते हुए उस योद्धा पर हर समय प्रकृति के द्वारा एक दबाव लगता था, जिस कारण वह योद्धा खुलकर अपनी ताकत प्रदर्शित नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं इसका कारण यह भी था कि अगर वह योद्धा पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ले तो शायद वह इस दुनिया को खत्म कर दे। असुरों में तो उनके एक परिवार का कुल प्रमुख ही इतना ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं अगर उच्चतल में इंसानों की बात की जाए तो वहां पर एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जो देव शून्य मंडल में प्रवेश कर चुका हो। हाँ, नील के बारे में कहा जाता था कि वह इस मंडल का योद्धा हो सकता है, लेकिन किसी की तरफ से आज तक इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। इस जानकारी ने आकर्ष को भी थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर सच में मानव दानव महायुद्ध होता है तो यह देव शून्य मंडल के योद्धा काफी आसानी से असुरों को जीता सकते थे। कुल प्रमुख के बाद असुर कुल के इस परिवार की दूसरी ताकत थी यहाँ के 3 बड़े महल। प्रत्येक महल को एक बड़ा असुर नियंत्रित करता था। इनके बाद तीसरी ताकत थी 6 बड़े विभाग। इनको भी 6 शक्तिशाली असुरों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार आकर्ष ने फैसला किया कि अब शहर के भीतर प्रवेश करेंगे। अपनी तेज रफ्तार के साथ उन्हें शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहां पर कुछ पहरेदार खड़े थे। उन्होंने सबसे पहले उन सबकी ऊर्जा का निरीक्षण किया। आकर्ष के पूरे परिवार के सदस्यों के भीतर से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी, जिस कारण से उन्हें काफी आसानी से शहर में प्रवेश मिल गया। शहर में आने के बाद उन्हें पता चला कि यह माया नगर शहर असल में कालगढ़ शहर से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसानी शहरों की भांति इसके भी अलग अलग भाग थे, जैसे बाहरी भाग, आंतरिक भाग और आखिर में केंद्रीय भाग। जब उन्होंने बाहरी भाग में प्रवेश किया तो कई सारे असुर दिया और यज्ञ की खूबसूरती के कारण वासना से भरी नजरों के साथ उन दोनों को घूरने लगे। उनकी यह हरकत आकर्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दिया उसकी पत्नी थी, उस पर कोई गलत नजर डाले ये बात वह कैसे स्वीकार कर सकता था। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके सभी पर दबाव देना शुरू कर दिया। इस समय वो चेतावनी दे रहा था कि उन महिलाओं की तरफ ना देखें। अब कुछ असुर जो थोड़े समझदार थे वह तो इतने से ही समझ चुके थे, लेकिन कुछ अभी भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। वह अभी भी उनको वैसे ही घूरे जा रहे थे जैसे कि पहले घूर रहे थे। गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हें मौका दिया, आकर्ष ने एक कर्कश आवाज ने अपने आप से कहा और उसके बाद उन सभी असुरों को निशाने पर ले लिया जो गलत नजरों से उसकी पत्नी को घूर रहे थे। उसकी ताकत के सामने वह असुर कुछ भी नहीं थे। परिणाम स्वरूप उसके ऊर्जा के घेरे में फंसकर ही सारे असुर मारे गए। इसके बाद आगे किसी ने भी उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में वह सभी शहर में मौजूद एक सराय में आ गए और वहां पर 2 कमरे किराए पर लिए। भले ही यह शहर असुरों का था, लेकिन यहाँ पर मुद्रा के रूप में आज भी योग मणि का ही इस्तेमाल हो रहा था। एक कमरा उसने दिया अपनी बेटी और खुद के लिए लिया था, वहीं दूसरा कमरा दिया की बहन यज्ञा के लिए था। जैसे ही आकर्ष ने कमरे में प्रवेश किया, अचानक से आव्या के शरीर में हलचल होने लगी। वह अब नींद से जाग रही थी। बाबा, जैसे ही आव्या ने अपनी आंखें खोली, उसे सबसे पहले आकर्ष का चेहरा नजर आया। आकर्ष को तो लग रहा था कि आव्या शायद उसे ना पहचाने और उसे कोई अनजान व्यक्ति समझकर उससे दूर चली जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न सिर्फ आव्या ने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया था, बल्कि उसे बाबा कहकर भी संबोधित कर दिया था, जो कोई छोटा बच्चा अपने पिता के लिए इस्तेमाल करता था। यह संबोधन सुनकर आकर्ष को न सिर्फ आश्चर्य हुआ बल्कि वह उलझन में भी पड़ गया। जहां तक उसे पता था तो आव्या आज उसे पहली बार देख रही थी।
तो फिर उसने उसे पहचान कैसे लिया था? तुमने मुझे कैसे पहचान लिया आव्या? आकर्ष ने बिल्कुल विनम्र स्वर में पूछा। क्योंकि मैं आपको रोज देखती हूँ, आव्या ने सीधा जवाब दिया। रोज देखती हो? पर कहाँ? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा। उसका यह सवाल सुनकर आव्या अपनी माँ दिया की तरफ देखने लगी। शायद उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आकर्ष के सवाल का क्या जवाब दे। आव्या की नजर अपनी तरफ देख दिया ने अपनी आंख से एक हल्का सा इशारा किया। आव्या छोटी जरूर थी मगर वह उस इशारे को समझ चुकी थी। उसने जवाब देते हुए कहा, माँ आपके हमेशा चित्र बनाती है। अब तो मैं भी आपका चित्र बनाना सीख गई हूँ। मेरा चित्र? यह सुनकर आकर्ष की आंखें नम हो गई। बाबा, माँ कहती है आप बहुत ताकतवर हो। आप किसी से भी नहीं डरते। अब इस बार आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? जानते हैं, जब आप मेरे पास नहीं थे ना, तब मुझे और माँ को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। वहां बहुत सर्दी थी। अब हमें फिर से वहां पर तो नहीं भेजा जाएगा ना? आव्या ने अपनी आंखों में जिज्ञासा का भाव लिए आकर्ष की तरफ देखा और अपनी मासूम सी आवाज में पूछा। उसका यह सवाल सुनकर आकर्ष को ऐसा लगा जैसे उसका हृदय दो टुकड़ों में कट चुका है। नहीं बेटा, अब तुम्हें फिर कभी भी उस कमरे में नहीं भेजा जाएगा। आकर्ष ने प्यार से आव्या को गले लगाया और दबी हुई आवाज में जवाब दिया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को नहीं दबाया था, बल्कि उसे अपने हृदय पर इतना भार महसूस हो रहा था कि अपने आप उसकी आवाज दब गई थी। काफी देर तक आव्या को गले लगाए रखने के बाद आकर्ष ने कुछ और देर तक उसके साथ बातें की। लगभग 1 घंटे बाद आव्या फिर से उबासी लेने लगी। शायद से नकारात्मक ऊर्जा उसे कमजोर कर रही थी। अभी उसका शरीर काफी छोटा था। इस कारण नकारात्मक ऊर्जा को वह ज्यादा समय तक नियंत्रित नहीं कर सकती थी। उसको कमजोर होता देख आकर्ष ने उसे सोने दिया। वैसे वो चाहता तो नकारात्मक ऊर्जा को हटा भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करने के बाद आव्या की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन हाँ, नकारात्मक ऊर्जा आव्या के शरीर को ज्यादा नुकसान न पहुंचा दे, इसके लिए उसने थोड़ी सी सूर्य ऊर्जा भी उसके शरीर में भेज दी थी। इतना सब कुछ होने के बाद दिया भी काफी थक चुकी थी, तो वह भी सोने चली गई। लेकिन आकर्ष उसको इतनी आसानी से कहाँ नींद आने वाली थी। उसने सबसे पहले दिया के आत्ममंडल में झांककर उसके चक्र मूल का निरीक्षण किया। जैसा कि उसे शक था, वाकई दिया का चक्र मूल बैंगनी रंग का था। उल्टा उसके चक्र मूल का रंग आकर्ष के चक्र मूल से ज्यादा गहरा था। चक्र मूल इसके बारे में तो मैं भूल गया था। अब शक्ति स्तंभ और वरिष्ठ पिनाक दोनों जा चुके हैं, तो मेरे पास पहले की तरह अपने ऊर्जा स्तर को जल्दी से बढ़ाने के लिए कोई स्रोत नहीं बचा है। सिर्फ अपने चक्र मूल के आधार पर ही मैं अपने ऊर्जा स्तर की रफ्तार तेज कर सकता हूँ। जल्द से जल्द कहीं से चक्र मूल का इंतजाम करना होगा ताकि मेरे चक्र मूल के रंग को गहरा बैंगनी कर सकूं। एक चिंता से भरे स्वर में आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। इसके बाद उसने अपने मन को शांत किया, अपनी आंखें बंद की और वही साधना करने बैठ गया। पहले की तुलना में अब उसका ऊर्जा स्तर बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था। पहले न सिर्फ उसके पास शक्ति स्तंभ था, बल्कि उसके अंदर का वातावरण भी काफी ज्यादा अच्छा था। बस इसी कारण से उसका ऊर्जा स्तर बहुत तेजी से बढ़ता था। लेकिन अब उसके ऊर्जा स्तर के बढ़ने की रफ्तार कछुए से भी ज्यादा धीमी हो गई थी। खैर, किसी तरह से एक दिन गुजरा। अगले दिन की सुबह होते ही आकर्ष, दिया, यज्ञा और आव्या के साथ बाहर बाजार घूमने निकल गया। बाबा, मुझे यह चाहिए, यह भी और वह भी, यह भी चाहिए। यह पहली बार था जब आव्या बाहर बाजार में घूमने आई थी।
इसलिए जो कुछ भी उसे पसंद आ रहा था वह आकर्ष को उसे खरीदने के लिए कह रही थी। आकर्ष भी बिना किसी संकोच के अपने योग मणि पानी की तरह बहाए जा रहा था। वह योग मणि किसी के भी लिए कीमती हो सकते थे, लेकिन आकर्ष के लिए उसकी बेटी की इच्छा से ज्यादा कीमती नहीं थे। दिया भी यह देखकर काफी खुश थी, लेकिन उसके अंदर आव्या की जितनी चंचलता नहीं थी। 3 से 4 घंटे तक बाजार में घूमने के बाद वह थक गई थी, तो उसने आकर्ष को रेस्टोरेंट में चलने को कहा। आकर्ष ने भी कोई सवाल नहीं किया और उन सभी को लेकर रेस्टोरेंट में आ गया। लेकिन आज उसने रेस्टोरेंट में एक अलग कमरा किराए पर लिया था ताकि वहां पर आराम से बैठकर खाना खा सके। हमेशा की तरह आज भी वह खाना खाने से ज्यादा बाहर लोगों की बातें सुनने में रुचि ले रहा था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इसी तरह 1.5 घंटा गुजर गया। खाना खत्म हो चुका था। आव्या से अब नहीं रहा गया। उसने आकर्ष को वहां से चलने को कहा। अपनी बेटी की बात मानकर आकर्ष भी वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसे एक खबर सुनने को मिली जिसके बाद वह अपनी जगह पर ही रुक गया। असुरकुल का शक्ति तंत्र सुना है कि एक योग स्तर के तंत्रकार की समाधि मिली है। बताया जा रहा है कि पहले वह जगह किसी महल के जैसी थी, लेकिन अब वह खंडहर बन चुकी है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर वहां पर जाकर खोज करें तो उसे तंत्रकार की विरासत मिल सकती है। हाँ, सुना तो मैंने भी इस बारे में है। कहा जाता है कि जो योग स्तर के तंत्रकार होते हैं, यह किसी भी अस्त्र की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जहां एक सामान्य तंत्रकार 1000 तंत्र अभिलेख किसी भी अस्त्र पर लगा सकता है, वही योग स्तर के तंत्रकार 10,000 तंत्र अभिलेखों को एक अस्त्र पर लगा सकते हैं। कहते हैं मानव लोक में ऐसे कुल 10 अस्त्र हैं जिनको उस योग स्तर के तंत्रकार द्वारा शक्तिशाली बनाया गया था। इस बारे में मैंने भी सुना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो यह भी सुना है कि इन 10 अस्त्रों में एक अस्त्र ऐसा भी है जिसको सेंधव अस्त्र कहा जाता है, और वह किसी भी नकारात्मक ऊर्जा वाले प्राणी को खत्म करने की क्षमता रखता है। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा वाली प्राणी को खत्म कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह हम असुरों पर भी असर दिखाएगा? निश्चित रूप से असर दिखाएगा, लेकिन उसकी भी कुछ सीमा है। मान लो अगर कोई मनुष्य शैल मंडल के पहले स्तर का योद्धा है, तो वह ज्यादा से ज्यादा शैल मंडल के तीसरे स्तर के असुर को ही उस सेंधव अस्त्र के साथ खत्म कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सेंधव अस्त्र अपनी ताकत तभी दिखाता है जब उसको इस्तेमाल करने वाला योद्धा ज्यादा शक्तिशाली हो। तो ऐसा है। तब तो मुझे नहीं लगता कि हमें डरने की जरूरत है, क्योंकि सेंधव अस्त्र इस समय मनुष्यों के पास तो नहीं होगा। है ना? बिल्कुल गलत। हम असुरों के यहाँ पर आने से कुछ ही समय पहले एक मानव को सेंधव अस्त्र मिल गया था, लेकिन अफसोस वह ज्यादा समय तक उस अस्त्र को अपने पास नहीं रख पाया। अभी के समय अस्त्र उच्चतल के एक योद्धा के पास है। अगर हमारा मनुष्यों से मुकाबला होता है तो निश्चित रूप से वह हम पर उस अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। तो अब समझ में आया कि आखिर क्यों सारे असुर इस तंत्रकार की समाधि को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। और नहीं तो क्या, सभी विरासत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें विरासत मिल जाती है तो हम उस सेंधव अस्त्र का कोई तोड़ निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें उच्चतल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। रेस्टोरेंट में बैठे असुर इसी प्रकार की कुछ बातें कर रहे थे। आकर्ष पहले तो रेस्टोरेंट से जाने वाला था, लेकिन यह सारी बातें सुनकर वह अपनी जगह पर वापस बैठ गया। दिया और यज्ञा भी इन बातों को सुन पा रही थी, तो उनके चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। अब जाकर सभी को समझ में आया था कि आखिर क्यों असुर इतने समय से निनतल में बैठे थे।
पहले तो उन सभी को लग रहा था कि शायद वह उच्चतल में आने का कोई रास्ता खोज रहे हैं, पर कहानी तो कुछ और ही थी। वह रास्ता नहीं खोज रहे थे, बल्कि सेंधव अस्त्र का तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इन असुरों के हाथ तो यह विरासत नहीं लगनी चाहिए। वैसे इससे एक बात तो समझ में आ गई है कि नील महल के योद्धा बहुत पहले ही यहां से निकल गए थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इन सभी को मेरा नाम पता होता, आकर्ष ने मन ही मन सोचा। यह जानकारी मिलने के बाद उसने एक राहत की सांस भी ली, क्योंकि कम से कम उसके परिवार वाले सुरक्षित थे। रही बात इसकी कि वह अभी कहां पर थे, तो आकर्ष के लिए यह पता लगाना बहुत आसान था। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके परिवार वाले वापस सोमाली महाद्वीप पर लौटे होंगे। वहां का वातावरण इतना खराब था कि असुर कभी वहां पर जाकर रह ही नहीं सकते थे, और जो असुर वहां पर जाएंगे उनकी ताकत इतनी कम होगी कि उसके पिता अकेले ही उन्हें संभाल सकते थे। दिया, तुम लोगों को अकेला छोड़ते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे जाना होगा। अगर इन असुरों के हाथ विरासत लग गई तो शायद हम मानव कभी भी इनका सामना न कर पाए। पहले से ही हमारी ताकत बहुत कम है। सिर्फ एक सेंधव अस्त्र ही है जिसके बल पर हम इनको रोक सकते हैं, आकर्ष ने दिया से कहा। मैं समझ सकती हूं, आप जाइए। यहाँ शहर में हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगी, दिया ने जवाब देते हुए कहा। बाबा, क्या आप फिर से हमें अकेला छोड़ रहे हैं? आव्या ने पूछा। नहीं आव्या, मैं तुम्हें इस बार अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कुछ काम है जिनको पूरा करना जरूरी है। क्या तुम वादा कर सकती हो कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अपना और अपनी माँ का ध्यान रखोगी? आकर्ष ने बड़े ही प्यार से आव्या का हाथ पकड़ते हुए पूछा। हम आव्या अपना और माँ का पूरा ध्यान रखेगी, पर आप ज्यादा देरी मत करना, आव्या ने जवाब दिया। आव्या की एक बात बहुत ज्यादा अच्छी थी कि वह जिद्दी नहीं थी। उससे जो भी कहा जाता है वह एक बार में समझ जाती। इस मामले में वह बिल्कुल अपनी माँ दिया पर गई थी। लेकिन आविर ऐसा नहीं था, वह थोड़ा सा जिद्दी था। खैर, आव्या, दिया और यज्ञा को अच्छे से समझाने के बाद आकर्ष ने उन तीनों को एक सराय में पहुंचाया और फिर बाकी सभी असुरों के साथ रवाना हो गया। इस बार उसने जो उन तीनों के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। इसके चारों तरफ कई तंत्र जाल लगे हुए थे, जिस कारण कोई भी सामान्य असुर जबरदस्ती अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था और न ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अंदर झांक सकता था। जिसका मतलब था कि अगर उन तीनों के शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त भी हो जाती तो भी आकर्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आकर्ष बाकी असुरों के साथ वहां से जा ही रहा था कि तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। एक अनजान व्यक्ति की आवाज सुनकर आकर्ष अपनी जगह पर ही रुका और मुड़कर पीछे देखा। उसने पाया कि सामने की तरफ एक युवक खड़ा हुआ था। पहनावे और रूप से वह बिल्कुल मनुष्यों के जैसा लग रहा था। आकर्ष को कुछ शक हुआ तो उसने ध्यान से उसके शरीर का निरीक्षण किया। वह वाकई एक मनुष्य था। फर्क बस इतना था कि उसके शरीर से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी। लगता है तुम नवोदय महल से नहीं हो? उस युवक ने आकर्ष से सवाल किया। नवोदय महल? नहीं, मैं इस महल का सदस्य नहीं हूं, आकर्ष ने जवाब दिया। नवोदय महल इस शहर के 3 शक्तिशाली महलों में से एक था। पूरे शहर में सिर्फ यही एक महल था जिसके सारे सदस्य पूर्ण रूप से मानव थे। बाकी जितने भी महल, विभाग और शहर की छोटी बड़ी ताकतें थी, वह आधे मानव और आधे दानव थे। नवोदय महल में एक कठोर नियम था कि इसका एक भी सदस्य किसी भी महिला दानव से संपर्क नहीं रख सकता था। उन्हें सिर्फ मानवों के साथ ही संपर्क रखने की अनुमति थी।
जो भी सदस्य इस नियम को तोड़ता था उसे महल से निकाल दिया जाता था। इस एक नियम के चलते इस महल के सारे सदस्य पूर्ण रूप से मानव थे और इन सभी की प्रतिभा भी काफी ज्यादा उच्च थी। आकर्ष ने जब उस व्यक्ति का सवाल सुना था तो उसने तुरंत जवाब दे दिया था, क्योंकि उसे असुरों की यादों से यह पता चल चुका था कि असुर लोक में कुछ ऐसे मानव योद्धा भी थे जो किसी भी ताकत से संबंध नहीं रखते थे मगर पूर्ण रूप से इंसान थे और नकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाया करते थे, बिल्कुल किसी शैतानी योद्धा की तरह। जब उस व्यक्ति ने आकर्ष का जवाब सुना तो उसे भी आश्चर्य नहीं हुआ। यह तो काफी अच्छी बात है। काफी दिनों से मैं किसी इंसान को ही ढूंढ रहा था। अब जब तुम मिल गए हो तो आगे की यात्रा मेरे लिए भी काफी सरल हो जाएगी। बुरा मत मानना, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ यात्रा कर सकता हूँ? वो क्या है कि यहाँ के सारे असुर काफी ज्यादा स्वार्थी है। अगर मैं उनका साथ देता हूँ तो वह मुझे खत्म करने से पहले एक पल का भी विचार नहीं करेंगे। लेकिन तुम एक इंसान हो तो तुम पर भरोसा किया जा सकता है। क्या कहते हो? उस व्यक्ति ने आकर्ष से पूछा। उसकी पूरी बात सुनकर आकर्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसके शरीर का निरीक्षण किया। अब जाकर उसे समझ में आया कि वह व्यक्ति बाकियों के साथ समूह क्यों नहीं बना रहा था। उसका ऊर्जा स्तर सिर्फ शैल मंडल के तीसरे स्तर में था, जबकि विरासत की खोज में जाने वाले कई असुरों का ऊर्जा स्तर चौथे स्तर में प्रवेश कर चुका था। ऐसे में उसका अकेले सफर करना खतरनाक तो था। ठीक है, हम साथ में चल सकते हैं, आकर्ष ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया। एक शैल मंडल के तीसरे स्तर का असुर वैसे भी उसके लिए कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा वह यह भी देख पा रहा था कि भले ही वो असुरों के साथ रहता था लेकिन था आज भी मनुष्य। कम से कम वह असुरों के जैसे खून तो नहीं पीने वाला था। धन्यवाद। उस व्यक्ति ने आकर्ष का आभार प्रकट किया और फिर आकर्ष के साथ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह दोनों आगे बढ़ रहे थे, दोनों के बीच अलग अलग विषयों पर बातें हो रही थी। कुछ देर तक उसके साथ बातें करने के बाद आकर्ष को पता चला कि उसका नाम भास्कर है। इतनी सारी बातें हो गई है, पर मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। मैं तुम्हें क्या कहकर संबोधित करूं? भास्कर ने आकर्ष से पूछा। मेरा नाम आकर्ष है। तुम मुझे इसी नाम से संबोधित कर सकते हो, आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष, यह नाम कहीं सुना सुना लगता है, पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर सुना है। आकर्ष का जवाब सुनकर भास्कर ने कहा। शायद किसी झगड़े के दौरान सुना हो, आकर्ष ने कहा। हाँ, शायद हो सकता है। वैसे आकर्ष भाई, तुम हमारे नवोदय महल में शामिल क्यों नहीं होते? तुम्हारे जैसे मानव के लिए वह स्थान सबसे अच्छा है। तुम अगर हमारे महल में होंगे तो तुम्हें दूसरे असुरों से डरने की भी आवश्यकता नहीं होगी, भास्कर ने प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव तो काफी अच्छा है, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, आकर्ष ने जवाब दिया। नहीं, तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम आराम से अपना समय लेकर इस बारे में सोच सकते हो। पर हाँ, अगर तुम हमारे महल में शामिल होते हो तो मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, भास्कर ने हंसते हुए कहा। जरूर, पर पहले विरासत वाले स्थान पर चल ले तो ठीक रहेगा। क्या पता किसी और को विरासत मिल गई तो, आकर्ष ने कहा। यह तो तुमने सही कहा। फिलहाल के लिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे उस स्थान के बारे में पता है। मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूं, भास्कर ने कहा और फिर धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाने लगा। अभी तक वो थोड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आकर्ष की रफ्तार उसके जितनी तेज नहीं होगी। पर बहुत ही जल्द वह हैरान रह गया।
उसने पाया कि वह अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आकर्ष को उसके साथ चलने में अभी भी कोई समस्या नहीं हो रही है। सोचा नहीं था कि आकर्ष भाई इतने ताकतवर होंगे। लगता है इनकी ताकत मुझसे बहुत आगे है, भास्कर ने मन ही मन अपने आप से कहा। इतना कहकर उसने अपनी रफ्तार को और ज्यादा तेज करने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में उसने पाया कि आकर्ष को अभी भी कोई समस्या नहीं हो रही है। उल्टा अब भास्कर को उसकी बराबरी करने पर समस्या महसूस हो रही थी। आकर्ष ने जब देखा कि भास्कर उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है, तो उसने खुद अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करना शुरू कर दिया। अब कहीं जाकर भास्कर उसके बराबर पहुंचा। इसके बाद दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में दोनों एक ऐसे इलाके में आ गए जहां पर कई सारे पत्थर गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ता हुआ कोई द्वीप था जो टूटकर टुकड़ों में बिखर गया था और जमीन पर आकर गिर गया था। यह कौन सी जगह है? आकर्ष ने भास्कर से पूछा। यह जगह हमें कुछ समय पहले मिली थी। पहले यह एक तंत्रजाल से ढका हुआ था, लेकिन फिर किसी कारणवश वह तंत्रजाल निष्क्रिय हो गया और उसके बाद यह क्षेत्र नजर आने लगा। बताया जा रहा है कि यहीं पर उस योग स्तर के तंत्रकार की समाधि बनी हुई है, लेकिन उसके सही स्थान के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। अगर हम अंदर जाकर ढूंढे तो हमें मिल जाएगी, भास्कर ने जवाब दिया। तो फिर चलो, आकर्ष ने कहा और भास्कर को अंदर चलने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही वह लोग अंदर प्रवेश करने वाले थे, किसी ने उनका रास्ता रोक लिया। यह 3 लोगों का एक छोटा सा समूह था। पहनावे से साफ पता चल रहा था कि वह तीनों ही किसी बड़े परिवार से थे। भास्कर, किसने सोचा होगा कि तुम यहाँ पर हमसे मिलोगे? तो आखिरकार अपने बिल से बाहर आ ही गए। मैं सोच ही रहा था कि यह कौन हो सकता है। कितनी अजीब बात है ना, एक समय पर हमें तुमसे डर कर रहना पड़ता था और आज समय ऐसा आ गया है कि हमसे बचने के लिए तुम्हें एक और कमजोर व्यक्ति के साथ समूह बनाना पड़ रहा है। सामने खड़े तीनों व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों ने भास्कर का मजाक बनाते हुए कहा। यह लोग कौन है भास्कर? आकर्ष ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर भास्कर से पूछा। हमारे नवोदय महल के 3 बिगड़े राजकुमार। जैसे इंसानों के लिए असुर बुरे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह यह हम असुरों में भी बुरे हैं। शहर की कई जानी मानी लड़कियों की इज्जत इन 3 कमीनों ने लूटी है। इनकी हरकतों से पूरा शहर परेशान है, पर क्योंकि उनके परिवार वाले कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है और उन्हें कुछ ताकतवर लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो कोई इनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाता, भास्कर ने जवाब दिया। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसके सामने खड़े तीनों व्यक्ति किस प्रकार की प्रवृत्ति के थे। भास्कर से उसे यह भी पता चला कि भास्कर की और उन तीनों की काफी पुरानी दुश्मनी थी। भास्कर ने उन्हें पहले कई बार रोका था, जिस कारण से वह भास्कर की जान के प्यासे हो गए थे। लेकिन क्योंकि भास्कर भी एक जाने माने परिवार से आता था, तो तीनों की हिम्मत नहीं होती थी उसे निशाना बनाने की। कुछ समय पहले भास्कर के साथ एक हादसा हो गया था, जिसके कारण उसकी एक योग नाड़ी टूट गई थी। इसका सीधा प्रभाव भास्कर की ताकत पर पड़ा। भास्कर पहले की जितनी रफ्तार से अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा नहीं पा रहा था। जब उन तीनों व्यक्तियों को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने भास्कर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आज भी वह यही कर रहे थे। यह कौन है भास्कर? तुम्हारा कोई दोस्त है या किसी को तुमने अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया है? सामने खड़े तीनों व्यक्तियों में से एक ने पूछा। दोस्त और यह सवाल ही नहीं है। जरूर अपनी सुरक्षा के लिए ही इसे बुलाया होगा, दूसरे व्यक्ति ने कहा। तब तो पहले इसे ही खत्म करना चाहिए। भास्कर को तो बाद में आराम से खत्म कर सकते हैं।
आज इसे खत्म करके अपनी गुस्से की ज्वाला को थोड़ा ठंडा करते हैं, तीसरे व्यक्ति ने कहा। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तीनों की बातें सुनकर भास्कर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह आकर्ष के आगे आकर खड़ा हो गया। भले ही उसे और आकर्ष को मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन अभी आकर्ष के साथ जो कुछ भी होने वाला था उसकी पूरी जिम्मेदारी भास्कर की थी, क्योंकि उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। अगर वह भास्कर के साथ नहीं आता तो वह तीनों व्यक्ति उसे निशाना नहीं बनाते। सामने से हट जा भास्कर, वरना बेवजह की मार पड़ जाएगी, तीनों में से पहले व्यक्ति ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। उसकी तेज आवाज सुनकर कुछ और योद्धा भी वहां पर आने लगे। वह सही कह रहा है भास्कर, तुम्हें सामने से हट जाना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर यह तीनों क्या करते हैं। आकर्ष ने भास्कर के कंधे पर हाथ रखा और उसे सामने से हटाते हुए कहा। आकर्ष के यह शब्द सुनकर न सिर्फ भास्कर बल्कि उसके सामने खड़े तीनों व्यक्ति भी चौंक पड़े। तीनों के मन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं आकर्ष पागल तो नहीं हो गया है। क्या हुआ? अब कुछ नहीं कहना? बताओ ना कैसे खत्म करने वाले थे? आकर्ष ने उन तीनों व्यक्तियों से कहा। उसके यह शब्द उन तीनों के गुस्से को भड़काने के लिए पर्याप्त थे। तीनों आग बबूला होकर आकर्ष पर टूट पड़े, पर इस समय उन्हें यह पता नहीं था कि आकर्ष की ताकत कितनी है। इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंचे, आकर्ष ने अपनी तलवार निकाली, तेज रफ्तार से पहले व्यक्ति पर प्रहार कर दिया। तलवार सीधे उसके गले में घुसी और अगले ही क्षण उसका गला धड़ से अलग हो गया। पहले की यह हालत देखकर दूसरा व्यक्ति थोड़ा सतर्क हो गया और उसने थोड़ा दूर हटने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए भी देर हो चुकी थी। वह भी आकर्ष के प्रहार की चपेट में आ गया और उसका भी बेजान शरीर जमीन पर जाकर गिर पड़ा। अब सिर्फ तीसरा व्यक्ति वहां पर बच गया था। अपने दोनों साथियों की हालत देखकर उसकी पीठ पसीने से भीग गई। कभी सपने में भी उसने कल्पना नहीं की थी कि उसका सामना ऐसे किसी दुश्मन से हो जाएगा। क्या हुआ? अब नहीं मारना चाहते? मुझे तो लगा था कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करोगे, लेकिन तुम्हारी तो बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। आकर्ष ने अपनी तलवार को झटकते हुए तीसरे व्यक्ति से पूछा। वैंग। ठीक इसी समय पर कोई धारदार वस्तु उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। आकर्ष की प्रतिक्रिया काफी तेज थी, तो उसने दूर से ही महसूस कर लिया कि प्रहार जानलेवा है। अफसोस उस प्रहार की रफ्तार आकर्ष के नजरिए से काफी धीमी थी, तो उसने काफी आसानी से अपना बचाव कर लिया। एकदम से उसका ध्यान आसमान की तरफ गया, क्योंकि प्रहार वहीं से हुआ था। वहां आसमान में एक महिला खड़ी हुई थी, जिसने बिल्कुल सफेद रंग के कपड़े पहने थे। श्वेता, भास्कर ने सबसे पहले आवाज लगाई। इसके तुरंत बाद उसने संदेश भेजकर आकर्ष को उस महिला के बारे में जानकारी दे दी। इस महिला का नाम श्वेता था, जो यहाँ इस शहर में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा के रूप में जानी जाती थी। वह शैल मंडल के 7वें स्तर की योद्धा और नवोदय महल की सदस्य थी। श्वेता? उस महिला को वहां पर देखकर तीसरे व्यक्ति की आंखें चमक उठी। पहले तो उसे मृत्यु का डर लग रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वापस से वही कर्कशता आ गई थी जो पहले थी। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो श्वेता। देखो यह भास्कर क्या कर रहा है। एक बाहर के व्यक्ति के साथ मिलकर यह महल के सदस्यों को मरवा रहा है। इसे सजा दो और बाकी सबको बताओ कि नवोदय महल के सदस्यों से उलझने की सजा क्या होती है। उस तीसरे व्यक्ति ने श्वेता से कहा। अपनी बकवास बंद करो शेखर। यह क्यों नहीं बताते कि गलती तुम्हारी थी? भास्कर ने भी वापस गुस्से से भरे स्वर में उस तीसरे व्यक्ति की बात को काटने की कोशिश की। इसके बाद उसने श्वेता की तरफ देखा और कहा, यह झूठ बोल रहा है श्वेता।
जैसा यह बता रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इसने तारक और सुनील के साथ मिलकर मेरे दोस्त आकर्ष को मारने की कोशिश की थी। मेरे दोस्त ने जो प्रहार किया वह सिर्फ अपने बचाव के लिए था। भास्कर की नज़र में श्वेता काफी शक्तिशाली योद्धा थी, तो उसने उसके सामने सफाई देने की कोशिश की। उसे डर था कि कहीं श्वेता आकर्ष को नुकसान न पहुंचा दे। बहुत हो गया भास्कर, तुम नवोदय महल के सदस्य हो। चाहे तुम्हारे महल के लोग कितनी ही बड़ी गलती क्यों न कर दे, तुम उनके स्थान पर एक बाहर के व्यक्ति का पक्ष कैसे ले सकते हो? श्वेता ने कर्कश आवाज में भास्कर से कहा। मुझे पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं खुद की नजरों में गिरना नहीं चाहता। आज जो कुछ भी हुआ था उसमें सारी गलती मेरी है। जो भी सजा है वह मुझे दो, मैं सजा के लिए तैयार हूं, भास्कर ने का जवाब दिया। तो मतलब तुम सामने से नहीं हटोगे? श्वेता ने हल्के गुस्से से भरे स्वर में पूछा। इस बार उसकी आवाज में कर्कशता और ज्यादा बढ़ गई थी। बिल्कुल नहीं, भास्कर ने बिना डरे जवाब दिया। तो ठीक है। महल में वापस लौटने के बाद न्याय समूह के पास जाना और अपनी गलती बताना। फिर जो सजा मिले उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना। क्या ऐसा कर पाओगे? श्वेता ने पूछा। मुझे स्वीकार है। न्याय समूह जो सजा देगा मैं बिना किसी शिकायत के उस सजा को स्वीकार कर लूंगा, भास्कर ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया। उसके इस जवाब को सुनकर एक बार के लिए तो श्वेता भी चौंक पड़ी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि भास्कर इस स्थिति में भी अपनी बात पर अडिग रहेगा। रहने दो भास्कर, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आकर्ष ने भास्कर को समझाते हुए कहा। इसके बाद उसने सीधा श्वेता की तरफ देखा और बिल्कुल शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो खुद आगे आओ और मुझे सजा दो। बेकार में भास्कर को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो भास्कर को डराना बंद करो। जिनके पास क्षमता होती है वह दूसरों के नाम पर किसी को डराते नहीं हैं। आकर्ष की यह बात सुनकर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि भास्कर, जो कि अभी तक आकर्ष के पक्ष में खड़ा था, उसका भी चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे डर लगने लगा कि अब पता नहीं श्वेता आकर्ष को क्या सजा देगी।